नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। उत्तर प्रदेश की सियासी फिजा में गर्माहट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हाड़-कपाती ठंड के बीच यूपी का सियासी माहौल आग के शोलों की तरह गर्माता हुआ। जहां राजनीतिक दल धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रहे हैं, बीजेपी हो, सपा हो, बीएसपी या फिर हो कांग्रेस, हर दल की रणनीति साफ है कि 2022 की जंग को साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से जीता जा सके। कोई किसी पार्टी में सेंध मार रहा है तो कोई किसी पार्टी में। एक दूसरे को कमजोर करने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। खास तौर पर बीजेपी और सपा के बीच तो मानो चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। जहां सपा बीजेपी के मंत्रियों को अपनी तरफ ला रही है, तो वहीं अब बीजेपी ने सपा के घर में ही सेंधमारी कर दी है। लेकिन शहमात के इस खेल के बीच यूपी के सियासी रण में एक बड़ी बात देखने को मिल रही है, और वो है क्षत्रप यानी कि सेनापतियों को सीधे मुकाबले में उतारने का ऐलान। जी हां, एक और जहां बीजेपी पहले ही सीएम योगी को चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ अब अखिलेश यादव ने भी चुनावी समर में प्रत्यक्ष रूप से उतरने का बिगुल फूंक दिया है। अब तक सीधे मुकाबले से बचते नजर आए अखिलेश यादव ने आज चुनावी मैदान में उतरने का इशारा कर ही दिया। इससे पहले ऐसा आखिरी बार 20 साल पहले यानी कि साल 2022 से 20 साल पहले देखा गया था, जब एक और उस समय के सीएम राजनाथ सिंह हैदरगढ़ से और बीएसपी की मायावती हरोड़ा सीट से चुनावी मैदान में उतरी थी। चुनावों में दोनों ने जीत दर्ज की थी, लेकिन ना तो बीजेपी को बहुमत मिली और ना ही बीएसपी को मिला। इससे पहले साल 1996 में भी ऐसा देखा गया था, जब एक तरफ कल्याण सिंह अतरौली से तो वहीं सहसवान से मुलायम सिंह यादव और बिलसी से मायावती चुनावी मैदान में उतरी थी। इसी चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा 177 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन मायावती और मुलायम ने मिलकर सरकार को बना लिया था और मायावती बन गई थी सीएम। लेकिन 2002 के बाद पहली बार ऐसा होगा जब प्रदेश की दो सबसे बड़ी पार्टियों के सबसे बड़े चेहरे सीधे तौर पर मुकाबले में होंगे, आमने सामने होंगे। क्योंकि पिछले 3 विधानसभा चुनाव से यही देखा गया है कि ज्यादातर सेनापति सीधे तौर पर मुकाबले में ना उतरकर पीछे के रास्ते से यानी कि विधान परिषद के जरिए सत्ता में या फिर विपक्ष में बैठे नजर आते हैं। साथ ही साथ जिस तरह से बीजेपी बड़े राजनीतिक कुनबे में सेंध लगा रही है, पहले गांधी परिवार, फिर सिंधिया परिवार और इसके बाद प्रसाद परिवार और अब यादव परिवार, बीजेपी की सेंधमारी करने का दौर लगातार जारी है। ऐसे में अखिलेश यादव, जो कि अब तक अपनी सेना का पीछे से नेतृत्व करते हुए दिखाई दे रहे थे, उन्होंने फ्रंट फुट पर आकर खेलने का ऐलान कर दिया। ऐसे में क्या समझा जाए, बीजेपी के अपर्णा दाव को फेल करने के लिए अखिलेश ने यह नया दाव चला है। और एक और बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सेनापतियों को चुनावी मैदान में उतरने की जरूरत क्यों पड़ी। साथ ही साथ अखिलेश बीजेपी की इस बड़ी सेंधमारी का कैसे देंगे जवाब। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। और भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन सेंधमारी, क्या बीजेपी की चुनाव जीतने की तैयारी, क्या इसी रणनीति के साथ बीजेपी आगे बढ़ती हुई, बीजेपी का दांव क्या सपा को करेगा साफ, परिवारवाद पर वार, फिर क्यों अपर्णा साथ, गांधी, सिंधिया और यादव, क्यों परिवार चाहिए बीजेपी को साथ, बड़ा सवाल। मैदान में सेनापति कौन बनेगा यूपी का अधिपति, 2022 का रण सेनापति दिखाएंगे दमखम, क्या ये हो पाएगा, दिखा पाएंगे, उतर तो रहे हैं, क्या मैदान को फतेह भी करेंगे। सत्ता की जंग योगी के बाद अखिलेश दिखाएंगे दम, योगी अखिलेश की लड़ाई सीधे मुकाबले पर क्यों आई, अखिलेश का ऐलान क्या करेगा सपा का कल्याण, आजमगढ़ या मैनपुरी कहां से मिटेगी सत्ता से दूरी, गोरखपुर से योगी की हुंकार, अखिलेश कैसे करेंगे प्रतिकार। आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोजेंगे। हमारे साथ इस समय एक पूरा खास पैनल जुड़ चुका है। पैनल का मैं तारुफ जल्दी से आपसे करवा दूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है पांडे साहब आपका। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका भी। कांग्रेस प्रवक्ता विशाल राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका। के विक्रम राव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आपका। प्रोफेसर विवेक सिंह राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कपिल श्रीवास्तव जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। अपर्णा यादव का बीजेपी में चले जाना, बीजेपी का ये अपर्णा दांव चलना
ऐसे में अब अखिलेश यादव, पूरी समाजवादी पार्टी क्या करेगी? कैसे इस दांव का जवाब देगी? कैसे इस परिवार पर हुए वार का जवाब देगी? शिल्पा जी, ये कहां दांव है? हम तो भारतीय जनता पार्टी को शुभकामनाएं दे रहे हैं कि उन्होंने समाजवादी विचारधारा अपनी पार्टी में जगह दी, समाजवादी विचारधारा को, और उन्होंने समाजवादी कुनबे को बढ़ाने का काम किया। कम से कम अब परिवारवाद का तो आरोप नहीं लगेगा। इससे ज्यादा बड़ा और क्या खुशी की चीज हो सकती है? और हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं हम लोग कि आपने बहुत अच्छा काम किया और ऐसे ही करते रहे। देखिए, एडीआर की ही रिपोर्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में जो जनप्रतिनिधि हैं, यानी चुने हुए सांसद और विधायक, इसमें 67% दूसरे पार्टियों से आए हुए हैं, यानी दूसरे विचारधारा के लोग, और इनके संगठन में 45%। ये एडीआर की रिपोर्ट है, कपिल श्रीवास्तव की रिपोर्ट नहीं है। इसके मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी तो कोई विचारधारा ही नहीं रह गई। ये तो भानुमति का तुम्बा हो चुका है और उसका असर आपने देखा भी है। चीज इस चीज की होती है कि आप करो सर, ये तो चीज की आरोप दूसरा तो करे तो बड़ी दिक्कत। सपा पर भी लग रहा है कि बड़ी संख्या में बीजेपी से जो लोग टूटकर आप लोगों के दल में आकर शामिल हो गए, तो ये कहावत तो आप पर भी इंप्लीमेंट की जा सकती है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं की जा सकती है। इसलिए नहीं की जा सकती है कि ना तो हम सत्ता में थे, ना हम विश्व की सबसे धनी पार्टी हैं, और जो लोग गए थे वो भी तो समाजवादी विचारधारा के लोग थे जो इनके यहाँ गए थे। कहां से गए थे? क्या भाजपा के से थे? क्या भाजपा से थे जो आए हैं? वो समाजवादी विचारधारा के लोग थे जिनके बीच अंग्रेजों का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था, फूट डालो और राज करो। यादवों का चेहरा दिखा करके अन्य पिछड़े वर्ग और दलितों को भड़काने का जो इन्होंने काम किया था, उसको हमने जोड़ने का काम किया है, और साथ में अपनी एक समाजवादी विचारधारा इनके फिर पहुंचा भी दिया है। अब ये बढ़ाएं, उन्हें टिकट दें कैंट से, जहां से रीता बहुगुणा जोशी जी जो हैं वो अपने पुत्र के लिए अपना इस्तीफा दे के मांग रही है। बहुत अच्छी बात है, हम तो स्वागत करते हैं। उनको आगे बनाए, उनको मंत्री बनाए, उनको विधायक बनाए, उनको सांसद बनाए, हार्दिक शुभकामनाएं। कम से कम हम बढ़ाते तो ये परिवारवाद का तोहमत लगाते। अब हमारे परिवार को ये बढ़ाएंगे तो कम से कम ये तोहमत तो नहीं लगा पाएंगे। हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हमारे पार्टी से गई हैं उनका जनाधार क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी तलाशे और उत्तर प्रदेश की जनता। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, धर्म सैनी जी का, और क्या बोलते हैं हमारे चौहान साहब का, इनका किसी का तलाशना है क्या? ठीक है सर, भाई, अगर इनका तलाशना हो, सवाल का जवाब मैं लूंगी। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इससे पहले हम सेनापति पर आ जाते हैं। सर, सेनापतियों को अब चुनावी अखाड़े में उतरना पड़ रहा है। अखिलेश यादव की बात करें तो चुनावी मैदान में उतरना उनकी मजबूती समझा जाए या मजबूरी समझा जाए? पहली बात तो यह है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बात मीडिया प्रेस में जरूर कही है। देखिए, वो चुने हुए जनप्रतिनिधि और उन्होंने 5 विधानसभा जीत करके ही संसद की सीट जीती हुई है, जो आजमगढ़ से। उन्होंने ये कहा आपको प्रेस में कि आजमगढ़ की जनता जो हमें चुनी है वो ये तय करेगी कि हम चुनाव लड़े या नहीं लड़े, और फिर पार्टी ये तय करेगी कि हम कहां से चुनाव लड़े। तो अभी तो उन्होंने ऐलान ही नहीं किया, जिसके लिए महासमर की तैयारी इशारा तो दे दिया है, और रह गई बात ये तो वो तो जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हैं। इस बात को सब आप नकार नहीं सकते, इशारा कर दिया है उन्होंने, और इसीलिए अब ये कयास भी तेज होते हैं। तोमर साहब, इशारा नहीं है, हम तो सीधी बात ये कह रहे हैं कि पहले आजमगढ़ की जनता से हम लोग पूछेंगे। वो अगर कहती है कि नहीं ठीक है, आप जो है विधायकी लड़ सकते हैं, तो हमारी पार्टी निश्चित करेगी। 403 विधानसभा में वही तो लड़ रहे हैं, और कौन लड़ रहा है? तो कब पूछेंगे? समाजवादी पार्टी में 403 विधानसभा पे अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, और इनके यहाँ पूरी कैबिनेट चुनाव लड़ रही है। नहीं, सुन तो ले,
देखिए 403 विधानसभाओं में सिर्फ अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और 403 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर के गृहमंत्री से लेके धर्मेंद्र प्रधान से लेकर के योगी आदित्यनाथ से लेके पूरा कैबिनेट चुनाव लड़ रहा है। तो यही है, एक और पांडव है और एक और कौरव है। कौरव बता रहे हैं कृष्ण मोहन पांडे जी, कपिल श्रीवास्तव आपको आपकी पार्टी को कह रहे उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी। पांडवों और कौरवों के बीच क्या कुछ हुआ, इतिहास गवाह है। देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो है शुद्ध रूप से कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं द्वारा खड़ा किया गया संगठन है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री है, एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी का कोई सामान्य कार्यकर्ता जो सामान्य तरीके से लाउड स्पीकर लगाने का काम, पर्चा बांटने का काम करता है, वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। सामान्य तरीके से कोई कार्य करने वाला भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने वाला व्यक्ति एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। तो यहाँ पे तो शुद्ध रूप से आडवाणी साहब तो बन नहीं पाए। रखती है भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को विश्वास रखने वाली पार्टी है। हाँ, रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी में राजा की तरह बिहेव होता है। एक ही व्यक्ति है जो कहेगा उसकी बात अंतिम होगी, वो जो कहेगा वही विधानसभा लड़ेगा, वो व्यक्ति कहेगा तो कोई लोकसभा लड़ेगा। समाजवादी पार्टी शुद्ध रूप से एक परिवार की पार्टी है, एक ट्रस्ट है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इसमें एक सीईओ है, वही पूरी पार्टी को चलाता है। भारतीय जनता पार्टी में जितने हमारे परिवार को ये बढ़ा रहे हैं और हमारे परिवार को ये बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है जिसमें जो वो सारे लोग जो राष्ट्र को प्रथम मानते हैं, राष्ट्र की व्यवस्था और राष्ट्रवादी विचारधारा, कुछ और लोगों को भी भेज देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। हाँ, परिवारवाद की व्यवस्था को हमारे यहाँ कहीं कोई स्वीकार्यता नहीं है। अब जहाँ पे कपिल जी रहते हैं वहाँ पे एक क्या बात कर रहे हैं, कल्याण सिंह की 3 पीढ़ियां हैं आपके पास। बीजेपी में एक लंबी चौड़ी लिस्ट है सर। मैं समय जाया नहीं करना चाहती हूँ उस लिस्ट को गिनने में, उन नामों को गिनने में, लेकिन हकीकत से आप भी रूबरू है, हकीकत आप भी जानते हैं, असलियत आप भी पहचानते हैं। इसलिए कहते हैं ना, हमाम की बात मत कीजिए, हमाम की बात मत कीजिए, क्योंकि सब एक ही स्तर पर फिर आ जाएंगे। चलिए ठीक है सर, मैं आपके पास लौटती हूँ। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। विशाल राजपूत जी, विशाल राजपूत जी, ये जो सियासी सेंधमारी हो रही है, क्या लग रहा है सर, इस सेंधमारी से दलों को फायदा होगा कि नुकसान? ये समाजवादी परिवार पार्टी का और जनता के बीच क्या संदेश पहुंचेगा? कर लीजिए आके विशाल राजपूत जी। देखिए, जो वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, हाँ, ये राजनीति का पहला चरण नहीं है। इससे पहले भी आप देखिए ऐसी भगदड़ मस्ती है और जो विधायक लोगों को या जो भी प्रत्याशियों को अपनी हार कहीं किसी पार्टी में दिख रही होती है तो वो पार्टी बदलने का भी काम करते हैं, और जिनका कुछ लोगों का टिकट कटता है तो वो भी पार्टी बदलने का काम करते हैं। मगर इससे देखा जाए जो आम जनमानस है उसका क्या, क्योंकि जनमानस जो है, जो भी वोट करता है या अपना समर्थन देता है, वो विचारधारा के हिसाब से देता है, विधायक के काम के हिसाब से देखा है। तो वर्तमान में जो स्थिति है इसमें नेता अपना भला फायदा देख रहे हैं, मगर आम जनमानस का जो नुकसान हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आप देख लीजिए, आज भारतीय जनता पार्टी में जो भगदड़ मची हुई है इसलिए नहीं है, ये वही भगदड़ है जो 2017 में जो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के आम जनमानस के साथ वादे किए थे। आज आप देखिए कोई वादा पूरा होता नहीं दिख रहा है। चाहे किसानों की बात करिए, चाहे युवाओं की बात करिए, चाहे महिलाओं की बात करिए, आज उत्तर प्रदेश जो है वो डगमगा गया है। और आज यही उत्तर प्रदेश ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार को, योगी सरकार को धूल चटाने के लिए तमाम सेनापति राजनीतिक दलों के अपनी अपनी तैयारियों के साथ अखाड़े में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बात कर ले, वहां से अखिलेश यादव दिखाई देते हैं, बहुत बड़े चेहरे हैं। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ आप जान ही रहे हैं, उन्होंने भी ताल ठोक दी है। ये बताएं, कांग्रेस का सेनापति कौन है और कहां से चुनाव लड़ेगा? देखिए, कांग्रेस में क्या है कि कांग्रेस हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू और हमारे उत्तर प्रदेश की प्रभारी माननीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, और चुनाव में जो उतरी है वो सेनापति क्या कहते हैं, सेनापति की जो बात है, इनका मेन बात क्या है, मुद्दों की, कि आप चेहरा बदल लीजिए, जात बदल लीजिए, क्षेत्र बदल लीजिए, सीट बदल लीजिए, मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये जो चुनाव है ये आम जनमानस का चुनाव है, उनकी उम्मीदों, उनकी आशाओं, उनकी बातों का चुनाव है। तो आज वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि जनता के साथ जो वादे किए गए हैं, जनता को कैसे सहूलियत पहुंचानी है, उनका दैनिक जीवन, उनका जो क्या कहते हैं कि दिनचर्या है, उनको कैसे सुलभ बनाना है, उनको किस प्रकार की सुविधाएं मुहैया करानी, मुद्दे ये है। चेहरा बदल लेना, सेनापति उतार देना, सेनापति हटा देना,
ये जनता का मुद्दा नहीं है, क्योंकि अभी तक जितने भी वादे किए गए हैं उत्तर प्रदेश की आम जनमानस से आप देखिए, चाहे पिछली 3 दशक का आप इसीलिए तो चलिए आप ही के हिसाब से चल लेते हैं। आपके मुताबिक अब तक उत्तर प्रदेश की जनता से जो भी वादे किए गए किसी भी दल ने वो पूरा नहीं किया है, और कांग्रेस का भी दशकों से सूखा यहां पर पड़ा हुआ है। तो जरा ये बताएं, कांग्रेस पर लोग कैसे विश्वास करें और कांग्रेस के किस चेहरे पर लोग विश्वास करें? देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, भारत का इन फिरका प्रस्त ताकतों को उत्तर प्रदेश और देश का जनमानस पहचान चुका है, क्योंकि कांग्रेस ने चाहे किसान को लेकर वादे किए हो, चाहे मनरेगा में निचले तबके को रोजगार देने की बात की हो, चाहे 73,000 करोड़ रुपए बिल माफी की बात की हो, तो कांग्रेस अपने मुद्दों पे, अपनी प्रतिज्ञाओं पे खरी उतरती है। और आज पूरे देश को इस चीज का भरोसा भी हो गया है। और सब उत्तर प्रदेश ही इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 3 दशक से जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, तो आप देख लीजिए यहाँ विकास की क्या हालत हुई है। आज यहाँ पर चाहे जितने भी कारखाने थे, नहरें थी, सड़कें थी, जितने कुटीर उद्योग थे, जितने भी प्रकार की यहाँ पे जनता के लिए आम जनमानस की रोजमर्रा की चीजें थी, वो समाप्त हो चुकी हैं। आज ये उत्तर प्रदेश आप देखिए, जाति में, धर्म में, क्षेत्र में, वर्ग में बंटकर रह गया है। विकास कहाँ रहा है? आप विकास की बात है, आज फिर जनता कांग्रेस पार्टी को याद कर रही है, क्योंकि आप पूरे देश और पूरे प्रदेश में घूमिए, जो भी आपको सरकारी इमारतें हैं, जो भी आपको जनता के सुलभ चीजें में मिल रही है। चलिए सर, ये आपका दावा है, देखने वाली बात होगी, इंतजार करना होगा इसके लिए कि जनता तक आपकी बातें पहुंची या नहीं पहुंची। उसके लिए फिलहाल 10 मार्च तक का इंतजार करना होगा। हमारे साथ के विक्रम राव साहब भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। राव साहब, की जो सियासी सेंधमारी जारी है, बीजेपी सपा में लगा रही है, सपा बीजेपी में लगा रही है, और दोनों दल अपनी अपनी सेंधमारी से इतराते नजर आ रहे हैं, खुश होते नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है, ये सेंधमारी नुकसानदायक होगी या फायदा पहुंचाएगी? शिल्पा, ये सेंधमारी शब्द नहीं है, ये मुझे लगता है ये एक प्रकार से धोखा है, भारत के मतदाताओं के साथ धोखा है। अब साझा रसोई बनेगी बहू के और ससुर की, एक ही घर में रहते हैं, एक ही टेबल पर खाना खाएंगे दोनों। क्या भाजपा, क्या सफाई, क्या अंतर रह गया है? ये शंकर का अद्वैतवाद आ गया है यहाँ। भारतीय राजनीति में जो फुहड़पन हुआ है, जो वैचारिक वेश्याकरण हो रहा है, इसका हर मतदाता को विरोध करना पड़ेगा, हर लोकतंत्र प्रेमी को विरोध करना पड़ेगा। कि क्या मजाक है? विपक्ष कहाँ है, कहाँ सत्तारूढ़ पार्टी है? इस प्रकार की धोखेबाजी, ये सेंधमारी नहीं है, ये एक बहुत ही गंदी लोकतांत्रिक प्रणाली हो रही है, एक मजाक बन रहा है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। एक बार KM मुंशी यहाँ गुजराती थे, राज्यपाल थे, अशोक मेहता बम्बई के समाजवादी नेता मिलने गए राजभवन में, तब तक लोहिया ने जयप्रकाश से आचार्य कह रखा था, कोई भी विपक्षी समाजवादी सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ चाय पिएगा ना खाना खाएगा। पूछा क्या अशोक मेहता से, क्यों गए आप? उनके गुजरात की दोस्ती रही होगी, ठीक है, लेकिन इस प्रकार की जनता की आंखों धोखा देने की बात गलत होगा कि कांग्रेसी गवर्नर के साथ आप जाएं समाजवादी होकर। ये पवित्रता इस देश से देखी थी 1954-55 तक। आज क्या हो रहा है, उसका एक मजाक हो गया है। मैं चाहता हूँ जनता दोनों को हराए, चुनाव अगर होता है तो, और बताए लोगों को इस प्रकार की जालसाजी लोकतंत्र के साथ नहीं होगी। यानी कि कहीं ना कहीं राव साहब ये दर्शाता है कि राजनेताओं को बस सत्ता चाहिए, वो चाहे किसी भी कीमत पर क्यों ना हासिल हो। क्या विक्रम राव साहब, आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, मैं समझ गया, लेकिन ये भी अब सत्ता ही सब कुछ है। हाँ। अरे भाई, विधानसभा संसद के सामने आगे भी जीवन है, जीवन उसके पहले खत्म नहीं होता है। चुनाव ही सब कुछ नहीं है, कुछ विचारधारा है, चाणक्य का तरीका है पेश करने के बातों को, ये हो सकता है। सत्ता ही सब कुछ है, उसके आगे प्राण भी जाएंगे तो 60 के बाद तो प्राण चले जाते हैं। मेरे ख्याल से हम सही के लोग जो वोटर हैं, ईमानदारी से वोट देते हैं, सिद्धांत और मैनिफेस्टो पे वोट देते हैं, अभियान भी करते हैं तो कोई मकसद लेकर। हमें बहुत दुख हुआ, यानी कि बीजेपी से लोग टूटकर जो सपा में गए, और सपा से अपर्णा यादव जो कि परिवार की छोटी बहू है, वो बीजेपी में जाकर शामिल हो गई। आपके मुताबिक ये सब कुछ सही नहीं हो रहा है? तो वही तो नागराज और सर्पराज हैं, किसको चुनेंगे मतदाता लोग? तो उसके साथ धोखा हो रहा है कि वैचारिक
क्या मैनिफेस्टो किसका होगा? लेकिन विडंबना की बात तो यही है ना सर कि हर दल में हो रहा है, तो किस दल को छोड़े और किस पर विश्वास करे, ये भी तो एक बहुत बड़ा प्रश्न जनता के सामने फिर खड़ा हो जाता है। चलिए ठीक है सर, मैं आपके पास लौटती हूँ। हमारे साथ प्रोफेसर विवेक सिंह भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर विवेक, तो क्या हम पाकिस्तान के, ठीक है सर, आती हूँ आपके पास। प्रोफेसर विवेक, आपका ओपनिंग रिमार्क सर, आप किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं? एक तरफ लगातार सेंधमारी का खेल जारी है, दूसरी तरफ सेनापतियों को अखाड़े में उतरना पड़ रहा है अपने आप को साबित करने के लिए। योगी आदित्यनाथ उतर चुके हैं, अखिलेश यादव की तरफ से संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है, ये मजबूरी बनती जा रही है? बात कर रहे थे अभी, तो नैतिक मूल्यों का कहीं न कहीं ह्रास है और इसको मैं एक अवसरवादिता के रूप में देखता हूं। और ये कोई नया नहीं है, हर समय जब चुनाव आता है उस समय इसको हमको देखने को मिलता है और बड़े पैमाने पर मिलता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है और इसलिए हमको जो है बहुत मात्रा में ये देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए, इसमें होता क्या है कि जब किसी नेता को लगता है कि उसका टिकट कट सकता है या उसको लगता है कि वह बेहतर किसी और पार्टी को ज्वाइन करके परफॉर्मेंस दे सकता है, तो वह जो है दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है। रही बात, हम सबको पता है, मैं बार बार आपके चैनल पर बोलता हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी में मुकाबला है, लेकिन अभी लोग जा रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि अभी वहीं पर रहेंगे। हो सकता है उनको सद्बुद्धि लौटे और वो हो सकता है कि वो दूसरी जगह पे जाए। जैसे अभी स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, हाँ। एमएलए चले गए, मंत्री चले गए, उनको अभी जो है उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि यहाँ पे उनको ठीक नहीं है, हमको जो है हमारे परिवार को, उनके बेसिकली बात है कि उनके परिवार को और उनका ध्यान दिया जाता है कि नहीं, तो नहीं लगा और बोल रहे हैं कि समाज के हमारा ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए हम इसको छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि हमारी उपेक्षा हुई। अब देखिए, रही बात जो बीजेपी के मंत्री गए हैं, तो क्या हम समाजवादी पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है उसके परिभाषा के अनुसार, तो क्या हम मान लें कि जो बीजेपी में चले, जो बीजेपी को छोड़ के समाजवादी पार्टी को काफी नेता जो ज्वाइन कर लिए हैं, क्या हम मान लें कि बीजेपी का जो है विस्तारीकरण हो गया है, बीजेपी का विस्तार हो गया है, जैसे वो सपा के लिए सोच रहे हैं? देखिए शिल्पा जी, मैं 10 सेकंड लूंगा। समाजवादी विचारधारा तो है ही नहीं, लोहिया जी की कहाँ विचारधारा है? समाजवादी पार्टी के तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो अपनी विचारधारा को भूल गए हैं। और हाँ, उनके पास मैं मानता हूँ कि एक नेतृत्व है जो कि एक परिवार से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनके पास सबसे अच्छा कोई नेता है जो एक परिवार का, अपने परिवार का, मुलायम सिंह का बेटा एक नेता है और समाजवादी पार्टी में कोई नेता नहीं है। दूसरी बात, रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के पास ना तो नेता है और न विचारधारा है, इनके पास तो कुछ ही है ही नहीं। मैं मैग्नीफायर लेके भी जब ढूंढता हूँ समाजवादी पार्टी के साथ, जब कांग्रेस को मैं देखता हूँ, ये लोग मिलते नहीं। रही बात, अगर आपको याद हो लास्ट इलेक्शन में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, इसके अलावा आप देखिए कांग्रेस, तीनों एक साथ आ गए थे। उससे बड़ा तो गठबंधन अभी नहीं बना समाजवादी पार्टी का, तब भी आप हार गए हैं, तो मैं कैसे मान लो कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं? कपिल श्रीवास्तव जी, जवाब आपका जल्दी से सर। कह रहे फिर तो मान लेना चाहिए ना कि बीजेपी का विस्तारीकरण हो रहा है। नहीं आया कि क्या कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का विस्तारीकरण है, अपर्णा का वहां जाना, तो बीजेपी के लोगों का आपकी पार्टी में आना, ये बीजेपी का विस्तारीकरण माना जाए? नहीं, मैं दूसरी बात आपको कह रहा हूं। मैंने तो बकायदा अपनी बातों को कहने के लिए एडीआर की रिपोर्ट रखी है कि 67% जो इनके यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद विधायक चुने गए हैं, वो सारे के सारे किसी अन्य दल से आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं। और जिन्होंने छोड़ा भी है उनका दामन, जो इनके पास चंद दिनों के लिए गए थे, इन्हें अपना समझ के जिनको दुत्कारा गया, तो वो अपनी विचारधारा में वापस आए। लेकिन समाजवादी पार्टी की विचारधारा से, जो समाजवादी कुनबे से समाजवादी परिवार को ये बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमारे लिए तो अच्छा है ना। अब ये कम से कम ये नहीं कह पाएंगे विचारधारा नहीं होती है। अरे भाई प्रोफेसर साहब, कहाँ भाजपा के प्रवक्ता बन जाते हो भैया? अरे सुन लो, आपका थोड़ी। चलिए ठीक है, पांडे जी भी जवाब देना चाह रहे हैं, मैं आऊंगी आप सभी के पास। फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। प्लीज 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 सर, आप सारे खास मेहमान मेरे साथ बने रहे। मुझे रुकना होगा यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को बढ़ाएंगे, करेंगे जानने की कोशिश कि बीजेपी को हर बार एक बड़ी सेंधमारी राजनीतिक परिवारों के बीच करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ती है। इस बार भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। सिंधिया परिवार में किस तरह से सेंधमारी की गई वो भी हमारे जहन में याद है, प्रसाद परिवार में और अब यादव परिवार में। आखिर क्यों? वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं जल्द, पढ़ाएंगे चर्चा को यहीं से आगे। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। अखाड़े में चर्चा हो रही है सियासी सेंधमारी पर। सवाल, सेंधमारी क्या बीजेपी की चुनाव जीतने की है तैयारी? बीजेपी का दांव क्या सपा को करेगा साफ? परिवारवाद पर वार,
फिर क्यों अपर्णा साथ? गांधी, सिंधिया और यादव क्यों परिवार चाहिए बीजेपी को साथ? मैदान में सेनापति कौन बनेगा यूपी का अधिपति, सबसे बड़ा सवाल। 2022 का रण सेनापति क्या दिखाएंगे दमखम? सत्ता की जंग योगी के बाद अखिलेश दिखा पाएंगे दम? योगी अखिलेश की लड़ाई सीधे मुकाबले पर क्यों आई? अखिलेश का ऐलान क्या करेगा सपा का कल्याण? आजमगढ़ या मैनपुरी, कहां से मिटेगी सत्ता से दूरी? गोरखपुर से योगी की हुंकार, अखिलेश कैसे करेंगे इसका प्रतिकार? आज इन तमाम सवालों के हम खोज रहे हैं जवाब। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल लगातार बना हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए कृष्ण मोहन पांडे जी, सीधा सवाल आप ही से रहेगा। बीजेपी को आखिरकार इस तरह की सेंधमारी की और खासतौर पर बड़े सियासी राजनीतिक परिवारों में लगाने की जरूरत क्यों आन पड़ती है? और इतिहास गवाह रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए इसके साथ। आखिर क्यों ऐसी क्यों जरूरत आन पड़ती है, क्यों नौबत आन पड़ती है? आप लोगों का तो विकास का ही एजेंडा इतना ऊपर होना चाहिए कि आपको किसी और की जरूरत ही ना हो। देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और यहाँ पर राष्ट्र को प्रथम रखा जाता है और उसके बाद से बाकी प्रक्रिया को शुरू की जाती है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय पूज्य नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के कार्यों से प्रभावित होकर अन्य दलों के लोग आ रहे हैं। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय अपर्णा जी ने जो अपना वक्तव्य दिया उसको ठीक से आपने सुना होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के कार्यों से प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रही हूँ। दूसरी बात, यहाँ पर जितने लोग बाहर से आ रहे हैं उनको पता है कि यहाँ एक कार्यकर्ता के रूप में हर व्यक्ति का सम्मान है। अच्छा, इस बात को तो आपने पकड़ लिया कि अपर्णा जी ने क्या कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कहकर गए, उसको आप नजरअंदाज कर देंगे? नहीं, मैं स्वामी जी की बातों पे आता हूँ। स्वामी जी से जो जिन बातों पर स्वामी जी ने अपना रेजिग्नेशन दिया है उसको लगभग सारे न्यूज चैनल्स ने पूछा कि जिस बात की आप कहकर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, कोई आप तो कहे कि रोजगार नहीं मिला, उसी के मंत्री से कहीं एक पत्र दिखा दीजिए जिसमें आपने आदरणीय मुख्यमंत्री को या आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लिखा हो, वो नहीं दिखा पाए। देखिए क्या है कि हर व्यक्ति अपनी एक राजनीतिक मजबूरी है। वो लोग देख रहे थे कि उत्तर भाजपा में उनका टिकट कट रहा है, उनकी बात उनके पुत्र मुंह में जो उनके पुत्र को टिकट मांग रहे थे वो नहीं मिला, तो वो इसलिए यहाँ के जा रहे। भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं करती है जो वंशवाद को बढ़ावा देते हो या फिर या किसी भी ऐसे व्यक्ति की बात करते हो जिसे कहते हो कि हम पिछली बार आपने उनके पुत्र को क्यों दिया था और उनकी बेटी को सांसद क्यों बनाया? ये परिवारवाद नहीं था क्या? कृष्ण मोहन पांडे जी, काउंटर क्वेश्चन भी ले लीजिए सर। कृष्ण मोहन पांडे जी, काउंटर क्वेश्चन भी ले लीजिए। क्यों दिया था ऊंचाहार से? अब मैं इनकी बात पे आता हूँ। जब पिछली बार आपने ऊंचाहार से उत्कर्ष मौर्य जी को लड़ाया और जब आपने बदायूं से जो है उनकी बेटी को आपने लड़ा करके सांसद बनाया, तब आपको परिवारवाद नहीं दिख रहा था? भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए तो मिलेगा, परंतु दबाव में आप कहे कि हम टिकट देंगे, यानी भाजपा वो नहीं करेगी। वो वॉशिंग मशीन है, भाजपा वो वॉशिंग मशीन। अच्छा, दबाव में नहीं किया जाएगा तो रीता बहुगुणा जोशी इस समय क्या कर रही है? रीता बहुगुणा जोशी इस समय क्या कर रही है? क्या वो दबाव बनाने की कोशिश नहीं कर रही है? क्या आप लोगों की तरफ से, आपके केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से साफ इसका जवाब उन्हें दिया गया? वो वॉशिंग मशीन में धुल के निकल जाते हैं। एमजे अकबर साहब जिन्होंने 35 महिला पत्रकारों का बलात्कार किया था, वो इनके वॉशिंग मशीन में बंद करके निकल जाते हैं। स्वामी चिन्मयानंद जो बहन बेटियों से तेल मालिश कराते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में आने के बाद निकल जाते हैं। और ये सेंगर साहब जो पिटिया का पूरा परिवार साफ करवा दिए और यौन अत्याचार किए, ग्रुप पूरा जो है बलात्कार किया, इन्होंने एक ट्रायल नहीं करा पाए। ये बता नहीं पा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को आपने समाजवादी पार्टी का चेहरा बनाया। योगी आदित्यनाथ जी के 302 धारा को आप धो दिए क्या? और जब
माननीय मुख्यमंत्री जी पे 302 की धारा है, जो वो अपराधी है कि नहीं, हत्या के तो आरोपी है कि नहीं है? प्रदेश की जनता ने अरे भाई कौन से वॉशिंग मशीन में डाल देते हो आप? जितना बड़ा आपके आप 67% बाहर के लोग हैं, आपकी विचारधारा नहीं बची है। अटल बिहारी जी की पार्टी नहीं है, आडवाणी जी प्रधानमंत्री बन पाए क्या, सुषमा स्वराज बन पाए क्या? यही तो विडंबना की बात है कि विचारधारा अगर बची होती, विचारधारा अगर राजनीति में बची होती तो आज शायद राजनीति इतने निचले स्तर पर न पहुंच गई होती। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। और भी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल राजपूत जी, विचारधारा की बात तो हर कोई करता है, लेकिन किसी एक मजबूत विचारधारा पर चलता हुआ कोई नजर नहीं आता है। अल्टीमेटली सारे दल इंक्लूडिंग कांग्रेस ऑल्सो, अल्टीमेटली सारे दल एक ही रास्ते पर जाते हुए दिखाई देते हैं। सिर्फ सत्ता चाहिए किसी भी कीमत पर, और उसका खामियाजा डायरेक्टली इनडायरेक्टली जनता को भुगतना पड़ता है और भुगत भी रही है। देखिए, पूरे देश की जनता जानती है कि सत्ता के लालच में भारतीय जनता पार्टी जितने निचले स्तर पर गिर सकती है, देश की और पार्टी से संभव नहीं होगा। आपने खुद देखा होगा, चाहे इनको जात के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटकर, या विधायक की खरीद फरोख्त का मामला आपने भी जल्दी देखा मध्य प्रदेश में, तो ये सब चीजों से छूते हुए नहीं है। जिस तरह ये अपराध की व्याख्यान कर रहे हैं, इनके 114 जो विधायक है वो आपराधिक रिकॉर्ड है उनका। और इस प्रदेश में जो सबसे बड़े दो कांड हुए हैं, चाहे वो लखीमपुर में जो किसानों की गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दी गई हो, चाहे उन्नाव की बेटी की जो हत्या की गई है, उसमें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, वो इन्हीं के परिवार के लोग हैं। तो इनके वहां तो एक ऐसा सिस्टम है कि जो इनके पार्टी में जाएगा वो पवित्र हो जाएगा, और जो दूसरी पार्टी में आएगा वो अपवित्र हो जाएगा। तो कुल मिला के दूसरों के घर में झांकने का काम यही करते हैं। इनकी कौन सी विचारधारा की बात कर रहे हैं? आज इनकी पार्टी में जितने भी 60% से 65% जो नेता हैं, वो दूसरी पार्टी से। कृष्णमोहन पांडे जी, जवाब दीजिए, दूसरे के घर में झांकने की जरूरत क्या है? अगर आप इतने सशक्त हैं, इतने मजबूत हैं, आपने इन 4.5 सालों के दौरान जबरदस्त काम किया है, जैसा कि आप लोग दावा करते हैं, तमाम अपनी उपलब्धियां गिनवाते नजर आते हैं, तो दूसरों के घर में झांकने की जरूरत क्या है? उनका सहारा ढूंढने की जरूरत क्या है? हम दूसरे के घर में झांक नहीं रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बेहतर नेतृत्व को और मुख्यमंत्री जी के विकास कार्यों को देखकर उन जो लोग, ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत को स्वीकार कर रहे हैं, और उनको पता है जीडीपी माइनस में चली गई, कौन सा विकास कार्य है? बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, कौन सा विकास कार्य आपने दिया है? बताइए कौन सा विकास कार्य दिया? देश की जनता को आपने डुबा दिया, और शिक्षित बेरोजगार सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहा है, और आप कहना कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने बड़ा काम किया। अरे प्रधानमंत्री जी पढ़ करके भी नहीं बोल पाते हैं, मशीन चुप हो गई तो प्रधानमंत्री चुप हो गए। ये पूरे विश्व ने देखा है कि प्रधानमंत्री जी की अगर प्रिंटर मशीन शांत हो जाए तो प्रधानमंत्री जी दाएं बाएं भागते हैं, दाएं बाएं। लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो बाबा साहब के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं, वो लोग समाजवादी। जीत हार का तो पता नहीं सर, लेकिन जनता अपने साथ होने वाले विश्वासघात के लिए किसी भी राष्ट्रीयता को बर्दाश्त नहीं करेगी, माफ नहीं करेगी, इतना जरूर तय है। हमारे साथ के विक्रम राव, वरिष्ठ पत्रकार भी लगातार जुड़े हुए हैं। विक्रम साहब, आप देख ही रहे हैं, किसी भी दल से कोई भी सवाल पूछ ले, वो उस जवाब पर आने की बजाय उल्टा दूसरे दल की तमाम खामियां गिनवाने में लग जाता है, उस पर कीचड़ उछालने में लग जाता है। कहीं ना कहीं कहा जाए सर, ये एक ट्रेंड सा बन गया है। और इस बात का जिक्र भी आपने किया कि राजनीति का स्तर कहीं ना कहीं नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। जनता के साथ इससे धोखा भी आप करार दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात ये हो रहा है और हमें ये स्वीकार करना पड़ रहा है। मजबूरी है क्या? कोई मजबूरी नहीं है, लालच है, लालच, शुद्ध लिप्सा है। आप गौर कीजिए, इस देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जब सौदेबाजी करेंगे, सिद्धांतों को छोड़ देंगे, मैनिफेस्टो को तोड़ देंगे, तो क्या होगा? जनता क्या सोचेगी? इतिहास दर्ज करेगा इन चीजों को। कौन सा भारत का प्रधानमंत्री हुआ जो ईमानदार था, जिसे सौदेबाजी नहीं की, विचार श्रृंखला से स्खलित नहीं हुआ, जमा रहा? वो कौन है? किसकी बात करेंगे? जवाहरलाल नेहरू अंततः अपनी बेटी के लिए वही हो गया। किसको आप कहेंगे? सिवाय बापू के कोई इस देश में राजनेता नहीं हुआ जो वाकई ईमानदार था, सच था, जो कहता था वो करता था। और दूसरे आए, वो लोहिया थे।
ठीक है विक्रम राव साहब, आपसे मैं बीजेपी की इस स्ट्रेटेजी को भी समझना चाहूंगी। बात कर ले गांधी परिवार की, यानी कि वरुण गांधी की, सिंधिया परिवार की, ज्योतिरादित्य सिंधिया की, और अब यादव परिवार, अपर्णा यादव की। बीजेपी क्या इसी स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रही है? ये बड़े राजनीतिक परिवारों से सेंधमारी करते हुए अपनी तरफ लोगों को ले आना, कहीं ना कहीं एक संदेश पहुंचाने की कोशिश करना, क्या समझ में आ रहा है सर? और ये अब तक बीजेपी ने जो किया, क्या उससे कुछ फायदा होता हुआ भारतीय जनता पार्टी को नजर आया, जो आगे भी उम्मीद लगाई जाए कि फायदा होगा? शिल्पा, आपका सवाल बहुत बढ़िया है। मैं खास कर ये कहूँ, जमीनी सच्चाई यही है, ये न के न प्रकारेण सत्ता पे रहना है। और आज जो बीजेपी ने किया है, ऐसा दांव चला है, अब मुंह बंद हो जाएगा सपाइयों का। कल तक अखिलेश यादव सब पे छाए हुए थे, संख्या बल बढ़ रहा था, उनका विस्तार हो रहा था। अब आज उनके सौतेले भाई की बहू चली जाए दूसरी पार्टी में, इससे बढ़ के कोई क्षोभ, ग्लानि, विषाद हो सकता है। ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, जवाब आपका। कह रहे बहुत बड़ा झटका बीजेपी ने आप लोगों को दिया है, बहुत बड़ा करंट आप लोगों को लगाया है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार। करंट कौन सा लगना है? हमारे परिवार को ये बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, कम से कम परिवारवाद का आरोप नहीं लगाएंगे। लेकिन ये कह रहे हैं, चलिए ठीक है, परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा, लेकिन ये भी तो आरोप लग रहा है कि आपसे अपना परिवार तक नहीं संभला, सूबे को अब आप क्या संभालेंगे या सहयोगियों को क्या संभालेंगे? अरे नहीं, सुने, बात परिवार संभालने की अगर होती तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी से ही पूछ लेना चाहिए था। भाई, जो आदमी परिवार को तोड़ करके बाहर निकला हो, उसकी पार्टी परिवार जोड़ कैसे सकती है? आप खुद सोच लें। तो जो प्रश्न हमारे ऊपर कर रहे हैं, उससे पहले तो प्रधानमंत्री जी से कर लेना चाहिए, वो दें जवाब देश के लोगों को। और 92 साल की अम्मा को अपने राजनीति का अखाड़ा बनवा दे जबरन, नोटबंदी की लाइन में लगवा करके, तो बतावें किस भारतीय संस्कार का उन्होंने अपमान किया है कि नहीं किया है? और किस विचारधारा की पार्टी से कह रही हैं? ये तो कंपनी वाले लोग हैं, ये तो कंपनी वाले लोग हैं, इनका लोकतंत्र इनके यहां नहीं है। ये तो केवल मोदी जी वहां है, योगी जी यहां है। लेकिन सर, इस बात का इशारा तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव ने भी अपने एक बयान में दिया था ना, कहां चले गए? अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि 2017 में अभी आप देखिए राजनाथ जी कहां चले गए? कोई जानता नहीं था कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे। जिस तरीके से कंपनी के शासनकाल में ये प्रधानमंत्री बने हैं, कंपनियों के लिए किए हैं। और उनसे पूछिए ना कि जो आदमी अपनी पत्नी नहीं संभाल सके, अपने पत्नी को रख नहीं पाए, उनका भरण पोषण नहीं कर पाए, वो इस देश का भरण पोषण कैसे करेंगे? कृष्ण मोहन पांडे जी, जवाब आपका। और 3 तलाक पे तो कानून ला रहे हैं, और जो लोग शादी करके अपनी पत्नी को बिना मतलब की छोड़ दिए हैं, उनका भरण पोषण कौन देगा? और उनपे कब पेनल्टी लगेगी? कृष्ण मोहन पांडे, उसका कानून कब आएगा? हिंदू बहनों के साथ कब जो है वो न्याय होगा? ठीक है, कपिल जी, यादव परिवार की चिंता आपको हो रही है सर? प्रधानमंत्री और उनके परिवार पर ये जो सवाल उठ रहे हैं, उस पर भी जवाब दे दीजिए। क्यों नहीं होगी? यशोधरा बहन एक प्रतीकात्मक है, ऐसी बहुत सी महिलाएं। पांडे जी का जवाब सुन लेते हैं। श्रीवास्तव जी बोलिए बोलिए। कपिल जी बड़े बुद्धिजीवी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, और ये जो है एक अधिवक्ता भी है। इन्होंने कहा, इस फैक्ट पे बात करते हैं, इसलिए मैं इनसे पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अच्छा, आपकी बात मैं मान लिया, क्योंकि हमारे यहाँ तो 10 वर्षों में 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल दिए गए। आपके यहाँ 20 वर्षों में, उसके पूर्व में जब संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो मुलायम सिंह जी थे, उसके बाद से उनके पुत्र अखिलेश जी हुए, कितनी मारा पीटी हुई पूरा देश देखा है। उसके बाद से अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका बेटा होगा। या कपिल जी बताए कि अगला आने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा समाजवादी पार्टी का? ये नहीं बता पाएंगे चैनल से, क्योंकि उनको पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होगा वो अखिलेश परिवार से होगा, यादव परिवार से होगा, सुनोगे तब दूसरा नहीं हो सकता है। कर लिया, जवाब तो ले लीजिए। प्राइवेट सुन लीजिए, और सुन लीजिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समाजवादी पार्टी है, एक ट्रस्ट है, और ट्रस्ट का जो अध्यक्ष होता है वही सब कुछ होता है। और रही बात परिवार की,
रही बात परिवार की, अरे भाई, तो ये आपकी अपर्णा प्राइवेट जी ने लिमिटेड कंपनी नहीं है, कर दिया है। कंपनी वालों ने आपको स्थापित किया है। नरेंद्र मोदी जी ने 756 किसानों की जो जान ली है वो कंपनी के लिए ली है, और कंपनी ने ही उन्हें प्रधानमंत्री बनाया था, वरना आडवाणी जी प्रधानमंत्री होते। क्या इस फैक्ट से आप इनकार कर देंगे? आप इनकार कर देंगे कि अगर कंपनी वालों ने प्रधानमंत्री इनको न बनाया होता तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, आडवाणी जी प्रधानमंत्री होते, राजनाथ जी प्रधानमंत्री होते। दूसरों की गलतियां निकालने से फुर्सत हो जाए तो आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, हमारे साथ प्रोफेसर विवेक सिंह भी जुड़े हुए राजनीतिक जनता जानती है कि तमाम राजनीतिक दल अपनी स्ट्रेटेजी के साथ लड़ाई में उतर चुके हैं, लेकिन क्या लग रहा है समाजवादी किसकी स्ट्रेटेजी, किसकी रणनीति कितनी कारगर साबित होती हुई दिखाई देगी? जनता के दिलों तक कौन अपनी पहुंच बना पाएगा? हालांकि इस चक्कर में तमाम आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, तमाम सियासी खेल भी देखने को मिल रहे हैं, सियासी सेंधमारी भी लगातार जारी है, लेकिन क्या होगा? कैसा संदेश जनता के बीच पहुंचेगा इन तमाम प्रकरणों से, इन तमाम चीजों से? विवेक जी, आवाज मिल रही है मेरी? मेरी आवाज हाँ, आ रही है सर, बोलिए। जी जी, देखिए जनता जो है सब समझ रही है, जनता आजकल बहुत समझदार है, उसको पता है कि क्या करना है, कहाँ से उसको न्यूज मिलना है, तो हम आपके जैसे चैनल्स को देखती है और सोशल मीडिया में एक्टिव, उसको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। देखिए अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कपिल श्रीवास्तव जी, अभी मुझे आप कपिल श्री जी आप मुझे 1 मिनट सुन लीजिएगा, मैंने आपकी बात को बहुत अच्छे से सुना है। देखिए समाजवादी पार्टी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां तो है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप इंटरप्ट कर रहे थे। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, आप मैं विश्लेषण आपका भी करूंगा ना, आपकी पार्टी का भी करूंगा। देखिए समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपना। अरे भाई, पहले मुझे एक बात आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है क्या? कपिल जी सुन लीजिए एक बार सर, सर प्लीज उन्हें अपना पॉइंट रखने का मौका तो दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है क्या? कपिल जी देखिए, सुनना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। जो तीर आ रहे हैं सर, हिम्मत के साथ उन्हें लीजिए और उनका जवाब दीजिए। प्रोफेसर विवेक अपनी बात पूरी करें। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ जो उचित नहीं तो आप बाद में मेरा जवाब दे दीजिएगा। तो मैंने देखो एक तो बात कही कि आप अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं और अपर्णा यादव को बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा। दूसरी बात है कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो आप प्रधानमंत्री जी पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति है, वो अपनी पत्नी नहीं संभाल पाए, वो अपनी मां नहीं संभाल पाए, वो अपने भाई नहीं संभाल पाए, किसी को संभाल पाए तो बताइए मुझे। और अपने पिताजी को बता रही है कि इन लोगों को आज बहुत दर्द हुआ है, परिवार टूटा है। मुझे बताइए, जिसके अग्नि का पेड़ा लिए उसके साथ खड़े नहीं उतरे प्रधानमंत्री जी। अरे मैं तो सीधे बात बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी कहिए मुझ पर महारानी का केस करें। कपिल जी की बौखलाहट आज बता रही है कि आज इन लोगों को दर्द बहुत बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। कपिल जी मुझे बताए मौका किसने दिया है? अपर्णा यादव बीजेपी में गई है तो बोलने का मौका किसने दिया है? रही बात पीएम के परिवार की सर, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते उन्हें परिवार से बाहर नहीं किया गया। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव के साथ साल 2019 में अखिलेश यादव ने क्या किया, उसको लेकर आप लोगों को निशाना साधा जाता रहा है, जो अपने पिता के नहीं हुए। बता रही है ठीक है। अरे कपिल जी सुनिए ना। अरे भाई मुझे आप बताइए ना कि प्रधानमंत्री जी की भतीजी बिना चिकित्सा पाए एक्सपायर कर गई, वो चीन घूम रहे थे और उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपनी मां को नहीं चला। प्लीज वन बाय वन, विशाल राजपूत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कपिल जी एक सेकंड, प्रोफेसर विवेक प्लीज एक सेकंड, वन बाय वन सर, आप सब एक साथ बोलेंगे, किसी की आवाज समझ में नहीं आएगी सर, ना किसी की बात जनता तक पहुंचेगी। प्रोफेसर विवेक 10 सेकंड में आप अपनी बात पूरी करें। जी मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैंने बात करो। बोलिए सर जल्दी से। दूसरे नेताओं के द्वारा पार्टी छोड़ना बिल्कुल अलग बात है, और परिवार के एक सदस्य जो कि मुलायम सिंह यादव के पुत्रवधू है उसको जो है छोड़ना एक बिल्कुल अलग मैं मानता हूँ, इसको हम एक नजरिए से नहीं देख सकते। वही बात जो परिवारवाद की बात हो रही है, परिवारवाद जो है शीर्ष नेतृत्व पे होता है, एमएलए एमपी में नहीं होता, उसका बेटा क्या बन गया। शीर्ष नेतृत्व जो आपका है उसमें परिवारवाद होता है, या आपका परिवारवाद हो रहा है नहीं, जो स्पष्ट रूप से समाजवादी पार्टी से रही बात आप बीजेपी की बात कर रहे हैं ना, बीजेपी में जो है लगातार चलिए ठीक है। विशाल राजपूत जी बीजेपी और सपा के बीच इस चूहे बिल्ली के खेल में क्या लग रहा है? कांग्रेस को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है?
प्रोफेसर साहब देखिए, पत्नी छोड़िए, मैं अपनी दो से काम कर रही है। विशाल राजपूत जी, प्रोफेसर जल्दी से साहब, सर। जो प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर साहब से इतनी राय देना चाह रहा हूँ कि वो विश्लेषण सत्ता के कार्यों का करें। जो सत्ता 5 साल जो आम जनमानस के साथ वादा करके आई है और उस वादे पे खरी उतरी है कि नहीं उतरी, विश्लेषण इस चीज पे होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनना है तो पार्टी ज्वाइन कर लें। और दूसरी बात, ये नूरा कुश्ती की बात, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी की जो नूरा कुश्ती की बात है, मेरी एक बात पूरी हो जाने दीजिए। शिल्पा जी से बोलिए मेरी बात, मैंने बात में नहीं टोका सर। ऐसे समय जाया होता है, आपका भी, मेरा भी, जनता का भी। प्लीज देखिए, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की जो नूरा, बोलना पड़ेगा। अरे प्रोफेसर साहब थोड़ा हम लोगों की भी सुन लीजिए। आप लोगों को हम ही लोगों की बातों पर विश्लेषण करना है, हमारी पूरी बात सुन लीजिए। जो शिल्पा जी, वर्तमान में जो आज नूरा कुश्ती चल रही है भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के बीच में, तो ये नई नूरा कुश्ती नहीं है भाई। खुद संसद में जब नेता मुलायम सिंह यादव जी ने बोला था, आशीर्वाद दिया था नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने का, तो आज यदि उनकी बहू बीजेपी के वहां पे बीजेपी की पार्टी ज्वाइन कर रही है तो कौन सी नई बात है? वो तो नेताजी के चीजों पे चलने का काम कर रही है। तो ये जो नूरा कुश्ती है, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। और सत्ता कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के आम जनमानस को भ्रमित करके ये दोनों फिर से सत्ता की बात दौड़ रहे हैं। इनको देश प्रदेश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। चलिए ठीक है, अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, जाते जाते आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगी विशाल राजपूत जी, और जरा ये भी बताएं कि प्रियंका गांधी को सेनापति मानकर चला जाए कांग्रेस पार्टी का, और माना जाए उन्हीं के चेहरे के दम पर आप इस बार चुनावी अखाड़े में और जनता का समर्थन लेने की उम्मीद में। शिल्पा जी, मैं बिल्कुल एक लाइन में अपनी बात क्लियर करना चाहता हूं कि हमारे वहां चेहरा, जाति, धर्म, वर्ग के नाम पर सत्ता में आने का काम नहीं किया जाता है। हमारा इतिहास जो है, जो हमने इस देश को दिया है, वो स्वर्णिम इतिहास है। और उसी इतिहास पे चलकर हम इस देश में उन प्रतिज्ञाओं पे इस प्रदेश में आए हैं जिसमें महिलाओं के लिए, युवाओं के हाथ में रोजगार, महिलाओं के लिए सुरक्षा, किसानों के लिए उनकी उचित दाम, और इस प्रदेश को विकास की दौड़ पर ले जाने का वादा है, प्रतिज्ञा है। वैसे तो कहा जा रहा है कि बीजेपी और सपा के बीच नेक टू नेक फाइट है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन कांग्रेस कहां तक माइलेज ले जाती है उसके लिए फिलहाल देखने वाली बात होगी, करना होगा इंतजार। कपिल श्रीवास्तव, जाते जाते फाइनल कमेंट्स आपका सर। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश की लड़ाई में बाकी लोग तो दिख ही नहीं रहे, और सीधी सी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी भी नहीं दिखाई दे रही है सर, क्योंकि जनता ने इनके द्वारा बढ़ाई गई महंगाई में, इनकी जनता में छोड़ दिया सत्ता भी इन्होंने, अब ये सत्ता में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई है, क्योंकि इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, और इन्होंने, आपने देखा होगा कि एनसीआरबी का आंकड़ा है, शिक्षित बेरोजगारों की आत्महत्या का दर बढ़ाया है, किसानों की आत्महत्या का दर बढ़ाया है। ठीक है, आपके मुताबिक समाजवादी पार्टी इस बार क्लीन स्वीप करेगी, प्रचंड बहुमत के साथ जनता के दिल पर राज करेगी। ठीक है सर, ढेरों शुभकामनाएं आपको। वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव, जल्दी से फाइनल कमेंट आपका सर। बोलिए, क्या पूछ रही है? जाते जाते क्या कहना चाहेंगे सर? आ रही है विक्रम सराफ साहब, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? सेंधमारी के जरिए इस बार क्या बीजेपी चुनाव जीत पाएगी? चुनाव तो जीत जाएगी, क्योंकि सारी ऐसी हरकतों से, लेकिन प्रश्न ये है कि जनता को चाहिए मताधिकार को सोच समझ के इस्तेमाल करे, और ऐसे अवसरवादियों को, दल बदलों को हर जगह हराए, हर क्षेत्र में 403 में चुन चुन कर हराए, उनको वोटर बदली है। ठीक है, प्रोफेसर विवेक, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, जनता जो है, मैंने पहले ही कहा, जनता बहुत समझदार है, और जनता ने इसके पहले भी 2017 में भी बता दिया था किसको जिताना है, और 2019-2022 का भी चुनाव जनता ने मन बना लिया है। और आप इंतजार करिए कुछ महीनों का, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ, कुछ लोग जो है हवा में उड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो जमीन पर जल्दी आ जाएंगे। कृष्णमोहन पांडे जी, जाते जाते फाइनल कमेंट आपका। बीजेपी पर ही ये गंभीर आरोप कि ये बड़ी बड़ी सेंधमारियां बीजेपी करती आई है, इस बार भी करती है, लेकिन इस बार क्या लग रहा है, आपकी स्ट्रेटेजी कामयाब हो पाएगी? कहीं भारी ना पड़ जाए आप पर? पांडे जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, लगता है संपर्क कट गया है उनसे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो फिलहाल तो करना होगा इंतजार। यहां पर
कोशिशें हर दल की तरफ से हो रही है, जहां जिसे जैसे संभव तरीके से मौका मिल रहा है वहां पर सेंधमारी के जरिए या फिर किसी भी दांवपेच के जरिए अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिशें दिखाई दे रही है। लेकिन ये कोशिशें कितनी रंग ला पाएगी और क्या ये बातें, ये कोशिशें जनता के दिलों तक पहुंच पाएगी और क्या वो दिलों तक पहुंचने वाली बात फिर वोट में तब्दील हो पाएगी, इसके लिए करना होगा इंतजार। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.